आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी के लिए सोशोलॉजी समाजशास्त्र 12th क्लास का सब्जेक्ट कोड है 331। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर लेके आया हूँ। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा पेपर कैसे करना है। ठीक है, आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन दो तरीकों से प्रशिक्षण संभव है? तो आप देख सकते हैं उत्तर है, प्रशिक्षण दो तरीके से संभव है। पहला है स्वयं भागीदार पात्र बनकर किया गया प्रशिक्षण, और दूसरा है बिना स्वयं पात्र बने केवल ध्यान से किसी कार्य को देखकर समझकर किया गया हो। ठीक है, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे तरह से याद कर लिया और आप पेपर में याद करके चले गए, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैंने इसके अंदर भी कर रखे हैं और कुछ अपने तरीके से मैंने इसमें बताए हैं। आपको सबसे पहले पैटर्न देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन दिमाग से भी पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट में। आप इसमें अपने दिमाग से बना बना के भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। दूसरा पॉइंट है, आंकड़ों के दो स्रोत बताइए। मतलब आंकड़े इकट्ठे करने के दो स्रोत हैं। पहला पॉइंट है जीवनीय और आत्मकथा और पत्र और डायरियाँ और उपन्यास, और दूसरा पॉइंट है पत्रिकारिकाएं और उच्च कोटि के समाचार पत्र, रेडियो प्रसारण, टीवी और कार्यक्रम। ये सारे पॉइंट हैं आंकड़े इकट्ठे करने के। तीसरा क्वेश्चन है, आंकड़े इकट्ठे करने की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आंकड़े इकट्ठे करने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। इनमें से जो सबसे मुख्य हैं इस प्रकार हैं, जैसे प्रशिक्षण, सर्वेक्षण और प्रश्नावली और घटना विशेष का गहन अध्ययन और आत्म संरक्षण। अगर आपको इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के एंड तक बताऊंगा आप ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, देखें, और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन है, उर्ध्वधर समूह का अर्थ बताइए। तो व्यक्तियों का यह वह समूह संगठन समूह जो कर्म परंपरा की सेचना के साथ परस्पर मिलते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग, जाति तथा नौकरशाह। भारतीय समाज में जातियों सदैव उभरता रीति से संगठित रहते हैं। तो आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारे हो गए। पांचवा क्वेश्चन है, संघ की अवधारणा का वर्णन करना है। मतलब एक छोटे से पार्ट है, संघ को छोटा पार्ट बोलते हैं। तो संघ उन लोगों का एक समूह है। संघ मतलब एक छोटा सा समूह जो एक साथ हो जाते हैं और विशिष्ट लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ति करने के लिए संगठन बनाते हैं। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा संगठन बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसे संगठनों के लक्ष्य सीमित संख्या में होते हैं, और उदाहरण के लिए अपने अपने आसपास मोहल्ला सुधार समिति के कार्य को यह अपने पड़ोस के क्रिकेट क्लब को देखा होगा। और इस तरह से कई संगठन होते हैं जो छोटे छोटे संगठन, जैसे स्वयं सेवा संगठन, स्वैच्छिक संगठन और म्यूजिक क्लब या ट्रेड यूनियन। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वसेवक संगठन के दो नाम बताइए और स्वैच्छिक संगठन के क्या कार्य होते हैं। मतलब एनजीओ के दो कार्य बताइए। ठीक, एनजीओ की फुल फॉर्म तो आप इनको भी याद कर लें। छठा क्वेश्चन है, समूहों के प्रकार की व्याख्या करें। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। समूह हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह। ठीक है, प्राथमिक प्राथमिक समूह जहाँ समूह में प्रत्यक्ष संपर्क और घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं, जैसे परिवार और छोटे गांव में रहने वाले, ये प्राथमिक समूह होते हैं। जैसे अच्छे संबंध हो जाते हैं, छोटे और गांव आसपास रहते हैं तो अच्छे संबंध हो जाते हैं। तो प्रथम प्राथमिक समूह तथा अन्य समूह अब जिसे है तृतीय समूह के रूप में जाना जाता है। तो मूलभूत अवधारणाओं के अंग है। किसी भी समाज की सामाजिक संरचनाओं का प्राथमिक समूह एक महत्वपूर्ण अंग है, और प्राथमिक समूह एक बाह्य विशेषता है। अब दो इसकी विशेषता याद कर लो, ये छोटा आकार है और प्रत्यक्ष संपर्क और भौतिक सीमितता। ठीक है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे हम की भावना
परोपकारिता, समूह के लिए सद्भाव, स्ववृद्धि और स्थायित्व स्वरूप संबंध साध्य होते हैं और साधन नहीं। अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों की प्रबलता और तथा व्यक्तित्व संबंधों की भावनात्मक प्रगणता रहती है। द्वितीय समूह, जहाँ संबंध अव्यक्तिक है, वहाँ प्रत्येक संपर्क नहीं होता है और यह द्वितीयक समूह कहा जाता है। जैसे कि राजनीतिक दल और जाति अथवा श्रम संगठन द्वितीयक समूह के बाह्य विशेषताएं। ये हमारी विशेषताएं, ठीक है। समूह की आप विशेषता भी याद कर लें, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो ये विशेषताएं इसकी आप देख सकते हैं। तृतीयक समूह, ये समूह समाज लक्ष्य वाले अनेक समूह से बनते हैं और इनका संपर्क अथवा अंतःक्रियाएं प्राकृतिक से मात्र वैचारिक होता है, जैसे कि श्रम संगठन का परिसंघ जो कई संगठनों में बनता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब छठा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आत्मसत्करण की परिभाषा दीजिए और आत्मसत्करण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लें किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, और अभी तक आपने टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स चेक नहीं करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से अपने टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स चेक कर सकते हैं। जैसे भी आपके मार्क्स आए हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हल्की सी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें। छठा क्वेश्चन है हमारा, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसकी विशेषता, ये हमारा 2 मार्क्स का है और ये हमारा 4 मार्क्स का है। ये 6 मार्क्स का पूरा पेपर, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अगर आपको इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप टीम से ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन होके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 4th पॉइंट है, 4 की 4 लिखोगे तो आपको ये 4 मार्क्स मिलेंगे। 7th क्वेश्चन है, पार सांस्कृतिकरण की परिभाषा बताइए। तो पार सांस्कृतिकरण का अर्थ है एक सामाजिक स्वयं से दूसरे सामाजिक समूह में सांस्कृतिक तत्वों का प्रसरण, एक स्थानांतरण, पारस्परिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो विभिन्न सांस्कृतिक वाले समूह के बीच संपर्क के कारण प्रतिफलित होता है। तो पार सांस्कृतिक के मामले में दोनों सांस्कृतिक पारस्परिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि एक सांस्कृतिक के गुण लक्षण दूसरे सांस्कृतिक में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसका सीधा आंसर है समझने का, एक सांस्कृतिक दूसरी सांस्कृतिक में स्थानांतरण होना, उसी को ही पार सांस्कृतिकरण कहा जाता है। इसके अंदर पहले सांस्कृतिक के दूसरे को प्रभावित करता है और दूसरे वाली जो सांस्कृतिक होती है पहले वाले को उसके नियम, रीति रिवाज, कानून, काफ़ी चीज़ें प्रभावित करती है, ठीक है। आप देख के याद कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विवाह के प्रकार बताइए। तो मैंने सिर्फ ये पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये 4 पॉइंट होते हैं, ये 4 या 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है। यौन संतुष्टि, बच्चों का प्रजनन और उसका पालन पोषण, और आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा। चौथा पॉइंट है सहचारिता और संवेदनात्मक सहयोग, ठीक है। ये हमारा 4 मार्क्स का है। निषेध से आपका क्या अभिप्राय है। तो एक ही एकांकी परिवार में यौन संबंध वर्जित होते हैं, तो दूसरे शब्दों में पिता और पुत्री, माता और पुत्र तथा भाई और बहन ही यौन संबंध निषेध है, ठीक है। जैसे कि एक ही एकांकी परिवार में, मतलब एक ही परिवार में यौन संबंध वर्जित है, और दूसरे शब्दों में पिता और पुत्री और माता और पुत्र तथा भाई और बहन में यौन संबंध निषेध है, मतलब ऐसे नहीं हो सकता, तो उसे ही निषेध कहा जाता है, मतलब रोक।
अनुलोम की व्याख्या कीजिए। तो इस सामाजिक प्रथा के अनुसार ऊंची जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है और इस तरह एक ब्राह्मण लड़का निम्न जाति या वर्ग की लड़की से विवाह नहीं कर सकता। मतलब कोई, इसका अनुलोम का मतलब होता है कि एक प्रथा होती है कि ऊंची जाति का लड़का, ऐसे पंडितों में होता है कि ऊंची जाति का लड़का निम्न लड़की से शादी नहीं कर सकता। एक उदाहरण आप दे सकते हैं। वर्ण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद कर लें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। जाति और धर्म और वर्ग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। और समाज की भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके अंदर बताना भूल गया, आप याद कर लें। प्रतिलोम क्या है, तो इस विवाह में निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह कर सकता है। पारस्परिक भारतीय समाज में ऐसे विवाह को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, इसलिए एक ब्राह्मण लड़की का निम्न जाति वर्ग के लड़के के साथ विवाह स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप देख के इजीली पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। परिवार में परिवर्तन आने के 12वां क्वेश्चन है, परिवार में परिवर्तन आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, तीसरा पॉइंट है आधुनिकीकरण, और चौथा पॉइंट है पश्चिमी संस्कृति, और 5वां पॉइंट है परिवार में गृह कलन। ठीक, ये हमारा 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का पेपर में पूछ सकता है, ये 100% पेपर में आएगा। पृथक स्थानांतरित परिवार की परिभाषा कीजिए। तो आप देख सकते हैं, जब नव विवाहित पत्नी अपने पिता के घर को छोड़कर पति के माता पिता के घर जाती है तो ऐसे परिवारों का प्रतिस्थानांतरित परिवार कहा जाता है। और भारत के अधिकांश परिवार इसी प्रकार में होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको उदाहरण आता है तो आप वो लिखेंगे तो आपको चेकर बेस्ट मार्क्स देगा। मातृ मातृ स्थानांतरित परिवार की परिभाषा, तो जब विवाहित जोड़ा पत्नी की माता के घर पर निवास करता है तब इसे मातृ स्थानिक परिवार कहते हैं। उत्तरी पूर्व की जनजातियों में जैसे कि गोरो और खांसी एक जाति है में ऐसे परिवार के अंदर होता है। 15वां क्वेश्चन है, अर्धर्ष की अर्थ बताइए। तो एक विशाल सामाजिक समूह के 2 भागों में बांट देते हैं और यह दोनों भाग संकर वंशीय समूह पर आधारित होते हैं, उसे अर्धरात कहते हैं। अब मैं आप सभी को सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ। 5वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, ये चैप्टर आपको करने हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इनको पढ़ लिया, 20 चैप्टर हैं टोटल, तो आप 100% पास हो जाएंगे। आपको बाकी सिलेबस नहीं पढ़ना है जो मैंने नहीं बताए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और ये आपको 15 क्वेश्चन और ये सिलेबस, जो चैप्टर मैंने 20 इम्पोर्टेंट चैप्टर बताएं, अगर आप उसको 1-2 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं तो उन चैप्टरों के आपने क्या सीखा, ठीक है, तो इसको भी आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप चैप्टर का निचोड़ समझ जाएंगे कि चैप्टर में बोल क्या रहा है और पेपर किस तरीके से आएगा। बस आप उन्हीं पे फोकस करें, पॉइंटों पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। और कुछ अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, बाकी अपना 100% दे पेपर के अंदर। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।